तो तैयार है अखाड़ा, तैयार हैं पहलवान। कौन होगा बलवान, कौन होगा चित, सियासत के एक एक दांव पेच के साथ हाजिर हैं हम लेकर 28 का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन खान। इस अखाड़े में कूद पड़े हैं सियासत के बलशाली। तो आइए शुरू करते हैं 28 का अखाड़ा। और 28 के अखाड़े की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मुरैना जिले में दिमनी की सिहोनिया में सभा करने की अनुमति नहीं मिली। प्रशासन ने सभा के लिए लगा टेंट भी हटवा दिया। अब भूपेश बघेल यहां रोड शो और जनसंपर्क करेंगे। वहीं भूपेश बघेल ग्वालियर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत जुड़े हैं। दुष्यंत, आखिर क्या वजह थी कि भूपेश बघेल को जनसभा करने की इजाजत प्रशासन नहीं दे रहा? जी कमरुद्दीन जी, जिस तरह से कोविड को लेकर हाईकोर्ट का निर्देश आया था और कल भी जैसे मुख्यमंत्री सीएम जो शिवराज सिंह है मध्य प्रदेश के, उनका भी सभाएं कुछ कैंसिल हुई और जो कोविड को लेकर नियम को लेकर जो जिला प्रशासन को भी स्ट्रिक्ट आदेश हाईकोर्ट के प्राप्त हुए, उसके बाद से ये सभाएं कैंसिल होने का दौर जारी हुआ। और जो आज दिमनी के सोनिया इलाके में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की सभा होनी थी, जो जिसको दोपहर 12 बजे उन्हें संबोधित करना था, जिला प्रशासन ने कल उनकी देर रात अनुमति कैंसिल कर दी। इसी कारण ये दौरा भी आम सभा भी कैंसिल हुई। फिर बताया जा रहा था कि भूपेश बघेल आएंगे तो लेकिन जनसंपर्क करेंगे, सभा नहीं करेंगे, रोड शो करेंगे। दुष्यंत, आप कह रहे हैं कि कई लोगों एक दौर सा चल पड़ा है सभाओं के कैंसिल करने का। क्या और भी किसी नेता की जनसभा को कैंसिल किया गया है? जी, अभी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बानमोर में सभा को संबोधित करेंगे, चुनावी सभा को खड़गपुर गांव में, लेकिन वो अभी तक कैंसिल नहीं हुई। हाँ, सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, उनकी सभा जो दिल्ली में होनी थी कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर के समर्थन में, वो कैंसिल जिला प्रशासन ने की है, उसकी अनुमति नहीं दी। दुष्यंत, जिला प्रशासन के इस फैसले को लेकर कांग्रेस क्या साथ में है या वो कहीं ना कहीं अब इसका विरोध करेगी? जी, अभी हालांकि कांग्रेस की इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी ऊपर सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोनों सीएम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दोनों सीएमओ की सभा मुरैना जिले में थी, लेकिन कांग्रेस की कैंसिल की गई है, बीजेपी की अभी नहीं हुई है। तो साफ जाहिर है कांग्रेस को कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको मुद्दा बना सकती है। बिल्कुल। अब इसे कांग्रेस बहुत बारीकी से अध्ययन भी करेगी कि अगर भूपेश बघेल की जनसभा को जिला प्रशासन ने गाइडलाइन के हिसाब से, हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से कैंसिल किया, तो क्या और नेताओं के भी जनसभाओं को कैंसिल किया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत आपका। तो उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब से देश में कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ, देश के गरीब वर्ग में एक चर्चा भी शुरू हुई, क्या हम ये खर्च वहन कर पाएंगे? आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हर एक गरीब प्रदेशवासी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। हम ये जंग जीतेंगे। आपको बता दें कि उधर बिहार में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में देने का वायदा किया है। इसके बाद सीएम शिवराज ने भी उसी तर्ज पर ऐलान कर दिया है कि जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो हम भी लोगों को फ्री में वैक्सीन देंगे। तो एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को एक खुशखबरी देने की कोशिश की है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी लोगों को। राज्य सरकार ने ये निश्चय किया है, हमने ये फैसला किया है कि कोरोना की वैक्सीन गरीब भाई और बहनों को जो उसका खर्च वहन नहीं कर पाएंगे, उनको निःशुल्क लगवाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक ट्वीट कर प्रदेश की जनता को खुशखबरी के साथ ही ये वादा करा कि मध्य प्रदेश के हर नागरिक को मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन प्रदान किया जाएगा। 10 मिनट भी
नहीं हुए होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने तत्काल अपना ट्वीट डिलीट किया और डिलीट करने के बाद फिर से एक नया ट्वीट किया कि केवल गरीबों को ही वो वैक्सीन मुफ्त में दिया जाएगा। जब आपकी सरकार चुनावी दुकान लगाने के लिए बिहार में मुफ्त वैक्सीन बांट सकती है तो क्या मध्य प्रदेश के लोगों ने कोई जो है पाप किया है? जब सवाल उसको निःशुल्क उपलब्ध कराने के तौर पर उठे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ के गरीबों की निम्न मध्यम वर्ग की जिम्मेवारी लेते हुए कहा है कि हम उनको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? बिल्कुल, अगर कहा है कि भाई हम मुफ्त में गरीबों को वैक्सीन देंगे तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है। और जितेंद्र जुड़े हुए हैं भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है कि पहले ये जो वैक्सीन फ्री में देने की बात थी वो पूरे प्रदेश के लिए थी, लेकिन बाद में ट्वीट डिलीट किया गया, उसे संशोधित करके गरीबों के लिए किया गया। बिल्कुल कमरुद्दीन, अगर बात करें तो कांग्रेस की बात में दम भी है, क्योंकि पहले का जो ट्वीट था उसमें कहा गया था कि सभी लोगों के लिए रहेगा, बाद में मेंशन किया गया कि गरीबों को मिलेगा। तो किसी दवाई को देने के लिए या फिर किसी सरकारी सुविधा को देने के लिए गरीब अमीर या इन चीज़ों का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस इन सारी चीज़ों को लेकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह रही हैं। अब ये पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि अभी जब वैक्सीन का नाम तय नहीं हुआ है, वैक्सीन कहाँ मिलेगी ये तय नहीं हुआ है, मगर उसके पहले ये तय कर दिया गया है कि ये गरीबों को ही मिलेगी। तो जाहिर सी बात है विपक्ष अपना काम कर रहा है। अब जो सरकार है, सत्ता है, वो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के सवालों का जवाब दे रही है। जाहिर सी बात है जितेंद्र की, अब देखिए चुनावी प्रचार ताबड़तोड़ चल रहे हैं, दोनों पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। तो क्या जिस तरह से ऐलान किया है, इस ऐलान को, इस वादे को जनता कैसे ले रही है, जनता में कितना असर देखा जा रहा है सीएम शिवराज के इस वादे को लेकर? बिल्कुल, अगर बात करें तो चुनावी माहौल है और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी इलाकों में दौरा भी कर रहे हैं और आज उनकी शिवपुरी, मुरैना और ग्वालियर में कई सभाएं होनी हैं। तो जाहिर सी बात है इस घोषणा की कहीं ना कहीं लोगों में असर भी होगा। लोग जो गरीब भोली वाली जनता है उसे बहुत बड़े पैमाने पर लेगी, क्योंकि लोगों को एक उम्मीद बन जाएगी कि अब वैक्सीन उनके पास पहुंच जाएगी और जल्द उनको आसानी से मुहैया हो जाएगी, जो निःशुल्क रहेगी। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी पड़ेगा। अब कांग्रेस इसे पूरा चुनावी स्टंट भी कर रही है। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कहां तक जाती है। क्या चुनाव में इस वैक्सीन को लेकर और ज्यादा माहौल बनाया जाएगा या फिर इसे सीधे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? क्या इसे संकल्प पत्र में भी शामिल करने की योजना है जितेंद्र? देखिए, ये तो संकल्प पत्र में शामिल होने वाली योजना नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को सौंपे जाने वाली सुविधा है और सुविधा को सरकार को सभी लोगों तक पहुंचाना है, जनता तक पहुंचाना है। तो ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है, चुनावी वादा नहीं है, क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिसको लेकर पूरे विश्व में पूरे व्यक्ति पर मेडिसिन का अधिकार है और हर व्यक्ति पर उसका अंतिम व्यक्ति तक भी उस मेडिसिन का अधिकार है। तो जाहिर सी बात है चुनावी क्षेत्र के अलावा हर व्यक्ति को दावे की दरकार है। तो इस पूरे मामले को लेकर चुनावी स्टंट न माना जाए और ना ही इसे चुनावी जो वचन पत्र है, संकल्प पत्र, उसे शामिल न किया जाएगा। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इस पर अगर नहीं माना जाए, जितेंद्र आप कह रहे हैं कि इसे चुनावी स्टंट नहीं माना जाए, इसे किसी तरीके का वादा नहीं माना जाए, तो क्यों कांग्रेस आखिर इस पर अब सियासत कर रही है? देखिए, कह सकते हैं ये चुनावी माहौल है। यहाँ पर एक नेताजी को छींक भी आती है तो चुनावी स्टंट बन जाता है, मुद्दा बन जाता है। तो ये तो कोरोना का मामला है जिसे लेकर दोनों ही सरकारें आपस में लड़ती रही है। कमलनाथ सरकार जब थी तब बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि सीएम कमलनाथ ने उस समय कोई व्यवस्था नहीं की है। अब जब शिवराज सरकार है तो दवाइयों पे लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है, मगर कोरोना से लड़ने के लिए कोई इंतजाम ऐसे ठोस नहीं अपनाए जा रहे हैं जिसे लेकर आम जनता, आम गरीब निर्दोष मारा ना जाए। अब दवाइयों का जो है अभी नाम तय नहीं हुआ है, मगर उसके पहले उसे बांटने के लिए तैयारी कर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिहार के बाद अब कहीं ना कहीं फ्री वैक्सीन को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासत तेज हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, बातचीत के लिए आपका। दर्शकों को खुशखबरी भी देने की, जो हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी है उसका जो वैक्सीन है उसके तीसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी भी मिल गई है। बढ़ते आगे, उपचुनाव के लिए बीजेपी का विजयदशमी के बाद विजय अभियान शुरू किया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई। उपचुनाव वाली सभी 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ये विजय अभियान चलेगा और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक चलेगा। बीजेपी की रणनीति बूथ स्तर तक बीजेपी के बड़े नेताओं को प्रचार के लिए ले जाने की रहती है और इस बार भी ऐसी ही योजना बनाई गई है।
ऊपर करने में लगती यही पता। साथ ही मंत्री अरविंद भदौरिया हमसे जानते हैं कि किस तरह से अब ये विजय अभियान की तैयारी और 28 विधानसभा जो है वहाँ पर कैसे विजय अभियान शुरू होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का प्लान है बूथ सम्मेलन, बूथ बैठकें, बूथ पे चर्चा। तो मूल रूप से जब युद्ध होता है तो हवाई सेना काम करती है, नेवी काम करती है, लेकिन फाइनल जब युद्ध होता है तो थल सेना का भी सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जुत्थम जुत्था का जब युद्ध होता है, आमने सामने का युद्ध होता है, तो बूथ पे ही मेन लड़ाई है। इसलिए बूथ पे मेन लड़ाई है, तो बूथ में जो है ना, बूथ प्रबंधन के साथ बूथ मैनेजमेंट करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्लान है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजना है। तो बूथ सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, नरेंद्र तोमर सिंधिया, सभी लोग जाएंगे। इसलिए बूथ फोकस वही मूल प्लान है। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर मंत्री अरविंद भदौरिया ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, कमलनाथ को मुंगेरी लाल बताया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के खूब सपने दिखाए। कमलनाथ उपचुनाव के बाद सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि कमलनाथ मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज की सरकार है और उपचुनाव में जीत के बाद भी शिवराज सरकार बनी रहेगी। हे मुंगेरी लाल कमलनाथ जी, कांग्रेस, तुमने सपने दिखाए थे युवा बेरोजगार को 4,000 रुपये भत्ता देंगे, दिया क्या? आज तुम भर्ती की बात कर रहे हो। 1 फरवरी निकल गई, 2 फरवरी आ गई, 3री आने वाली है। आपने क्या किया साहब? आपने एक भी ये नौटंकी नाटक मत करिए। दावा ये कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे जल्द इसके बाद। मुंगेरी लाल के हसीन सपने लगातार वो देखते रहेंगे। इस जनता की कृपा से शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, बनी हुई है, रहेगी कार्यकर्ताओं के दम पर, नेताओं की नीतियों पर और जनता की कृपा पर। इसलिए इस प्रकार के सपने 3 तारीख तक देखिए, 10 तारीख को हम लोग आमने सामने बात। तो बीजेपी काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। साबेर के कांकरिया में कमलनाथ की सभा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। सीएम शिवराज के बाद कमलनाथ की सभा है। आज कमलनाथ की सभा ताबड़तोड़ वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं सांबेर में, जो कि हॉट सीट मानी जा रही है। तुलसी सिलावट और यहां से आपको बता दें उम्मीदवार हैं, और सांबेर के कांकरिया में आज कमलनाथ की सभा होने जा रही है। प्रेमचंद गुड्डू यहां के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो, और हॉट सीट है, लिहाजा इसको फतेह करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी। सांबेर में कमलनाथ की आज सभा होने वाली है, कांकरिया में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और जो 15 साल बनाम 15 महीने का जो मुद्दा है वो लगातार उठाया जा रहा है कि देख लीजिए 15 महीने में हमने क्या किया और 15 साल शिवराज सरकार थी उसने क्या किया। ये मुद्दा जोर शोर से कांग्रेस पार्टी उठा रही है। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में महिला वोटर प्रत्याशियों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साल 2013 के मुकाबले साल 2018 में महिलाओं के वोट प्रतिशत में 4% का इजाफा हुआ था, यानी पुरुषों के बराबर महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं। महिला वोटर्स को साध कर ही प्रत्याशियों और पार्टियों की चुनावी नैया पार हो सकती है। साल 2018 में हुए चुनाव में महिला मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंची थी। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 10 सीटों चौरा, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, मेहगांव, दिमनी, अनूपपुर, मानधाता, नेपानगर, सुवासरा, पोहरी में महिला वोटर्स निर्णायक साबित हुई थी। सुवासरा में महिलाओं का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा 80.28% रहा था। नेपानगर में 70.94%, मानधाता में 77.60%, अनूपपुर में 75.36%, पोहरी में 74.04%, जौरा में 71.73%, दिमनी में 68.70% रहा था। 2018 में ब्यावरा में प्रदेश भर में सबसे ज्यादा 50.75% मतदान हुआ था। उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से दूसरे नंबर पर हाट पीपलिया रहा था, जहां 50.38% वोट पड़े थे।
महिलाओं के बढ़े हुए वोट प्रतिशत के चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने महिला वोटर्स का भरोसा जीतने के लिए महिला विंग को मैदान में उतारा है। महिलाओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमेशा से था, है और रहेगा। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक और है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में महिलाओं के भाई के रूप में जो विश्वास जीता है, बहुत बड़ा विश्वास शिवराज सिंह जी के प्रति मध्य प्रदेश की महिलाओं का है। साल 2018 में महिलाओं का वोट प्रतिशत साल 2013 के मुकाबले 4% बढ़ा था। 20 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। साल 2018 के ट्रेंड को देखें तो बढ़े हुए वोट प्रतिशत का फायदा कांग्रेस को मिला था। उपचुनाव में इन 10 सीटों पर जो भी दल बीजेपी, कांग्रेस या बसपा महिला प्रत्याशियों को मतदान केंद्र तक ले जाने में सफल होगा, जीत के लिए फायदा उसी पार्टी को होगा। महिलाओं के बीच में हमारे बहुत संगठन सक्रिय काम कर रहे हैं और जो मौलिक संगठन हैं जहां पर महिलाओं का जो है आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है, आंगनबाड़ी हैं, सहायिकाएं हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिनके अनुदान खा गए लोग, उनको जो छोटा छोटा जो है वो मिलता है, मानदेय मिलता है, वो खा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये जो है इससे हम उन्हें निजात दिलाएंगे, हम उनका मानदेय भी बढ़ाएंगे, ये हमने उनसे वादा करा है। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। मुरैना जिले की सुमावली सीट ऐसी सीट है जहां पर 30 साल में पहली बार बिना क्षत्रिय उम्मीदवार के चुनाव हो रहा है। रिपोर्ट देखें आप। सुमावली सीट पर बीजेपी से एंदल सिंह कंसाना और कांग्रेस से अजब सिंह कुशवाहा मैदान में हैं। गुर्जर, क्षत्रिय, ब्राह्मण निर्णायक वोटर्स हैं। 1990 से 2008 में एक बार जनता दल से, बाकी बीजेपी से गजराज सिंह सिकरवार चुनाव लड़े। 2013 में सत्यपाल सिकरवार बीजेपी से लड़े। 2018 में मानवेंद्र सिंह सिकरवार बीएसपी से लड़े। सुमावली विधानसभा सीट में कुल मतदाता 2,34,962 हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,29,697, महिला मतदाता 1,05,253 और अन्य 12 हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से गुर्जर 33,000, कुशवाहा 30,000, ठाकुर 28,000 और ब्राह्मण 22,000 मतदाता हैं। इस सीट पर यह पहला चुनाव हो रहा है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्षत्रिय जाति के उम्मीदवार नहीं हैं। मुझे लगता है कि भोपाल में बैठकर जातिगत समीकरणों के आधार पर लोकतंत्र के इन चुनाव को देखना कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर तरीका नहीं है, हमारा ये मानना है, और इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में जातियों का या बाकी का नेतृत्व तो नहीं देखा जाता, लेकिन केवल उस पे ही पिन पॉइंट कर देना ये कोई बहुत परिपक्व राजनीति नहीं है, और इसीलिए हम सबका साथ और सबका विकास पर यकीन करते हैं। आइए अब समझते हैं इसका सियासी समीकरण क्या है। 2018 में एंदल सिंह कंसाना 13,313 वोटों से जीते थे, जबकि बीजेपी के अजब सिंह कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। 2013 चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। सत्यपाल सिंह सिकरवार जीते थे। उस दौरान अजब सिंह कुशवाहा ने बीएसपी से चुनाव लड़ा था। वहीं कांग्रेस से एंदल सिंह कंसाना को तीसरा स्थान मिला था। 2008 में एंदल सिंह जीते थे। इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कंसाना चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें अब अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर भीतर घात की स्थिति बन रही है। बीजेपी में इस समय भीतर घात की संभावनाएं ज्यादा हैं। हालांकि प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि पार्टी से धोखा करने वाले नेता को जनता कभी माफ नहीं करेगी। चुनाव हम जीतेंगे सुमावली में भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म है, फड़फड़ाए हुए हैं। वहीं तो बोला है नरेंद्र सिंह तोमर ने
कि साहब जो है पारुल साहू और जो दूसरे लोग हमारी पार्टी में आए हैं ये रिजेक्टेड माल है। वही तो बोला है, ये बहुत स्त्री चेतना वाले लोग हैं, ये तो स्त्रियों का ऐसे शब्द प्रयोग करके सम्मान करते हैं, तो यहाँ तो इनका खेल खत्म है। इस सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है, लेकिन जनता तय करेगी कि वह किसके साथ जाएगी। इस बार भले ही प्रत्याशियों में फेरबदल हुआ हो, लेकिन जनता का क्या मन है ये नतीजे बताएंगे। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। बुरहानपुर की नेपा नगर विधानसभा सीट का मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों दलों ने कोरकू समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। इस समाज के वोट इस विधानसभा में सबसे ज्यादा हैं। नेपानगर सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। 2008 में विधानसभा सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। तब से इस सीट पर कोरकू समाज का व्यक्ति ही जीतता आ रहा है। इसकी वजह क्या है? वोटों की संख्या। विधानसभा में कोरकू समाज के वोटर्स काफी हैं। यही वजह क्या है कि कोरकू समाज के वोट समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार चुनती रही है। 1977 से अमल में आने के बाद यहाँ पर सामान्य उम्मीदवार ही रहे, जिसमें बृजमोहन मिश्र, तनवंत सिंह कीर, अर्चना चिटनीस। यहाँ बाहरी नेपानगर से हटके बाहर के लोग यहाँ पर उम्मीदवार बने और लगभग सभी लोग, कोई मंत्री, कोई विधानसभा अध्यक्ष तक पहुँचे। उसके बाद में जब 2003 के बाद ये सीट एसटी हुई। हालांकि कांग्रेस इससे इनकार कर रही है। कांग्रेस का कहना क्या है कि सर्वे के आधार पर पार्टी उम्मीदवार तय करती है। कांग्रेस नेता के मुताबिक सर्वे में जनता की राय भी ली जाती है। क्या होता है कि जब भी टिकट होता है तो सर्वे के आधार पर फाइनल होता है और कांग्रेस अपने तौर पे सर्वे करती है। हमने दूसरी एजेंसी से भी सर्वे करवाया है और कमलनाथ जी ने इस बार जो टिकट दिया है वो टिकट क्षेत्र की जनता ने जिसका समर्थन किया, पूरे कांग्रेस पार्टी ने जिसका समर्थन किया और सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय हुआ है। उधर बीजेपी भी आदिवासी समाज के वोटों की संख्या की बजाय जनता की राय को तवज्जो देने की बात कह रही है। देखिए, ऐसा है कि जब 2008 में ये नेपानगर विधानसभा आरक्षित हुई, उस समय हमारे पास में जो आदिवासी समाज में अच्छे नेता थे, बहुत सारे नेता अच्छे हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें राजेंद्र दादू एक ऐसे नेता रहे जिनकी माताजी भी वहाँ जनपद की अध्यक्ष रही। राजेंद्र दादू भी जनपद से चुने जाते थे, तो एक साफ सुथरी छवि के ईमानदार नेता के तौर पर उनका एक नाम था। और ऐसे नेता को चयन में किसी एक को टिकट मिलता है, और राजेंद्र दादू को टिकट दिया गया और वो अच्छे वोटों चुनाव जीते। कांग्रेस ने रामकिशन पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने सुमित्रा काजडेकर पर दांव खेला है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर।